सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की। तो वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, इस पे हम बात करेंगे ढेर सारा। तो फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स में वर्क डन हमारे लिए थोड़ा सा अलग है। जैसे अभी मैं बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, जब मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठे हुए अपने जगह से मूव ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप पूरे दिन काम करके आओ और आपकी मम्मा कहती है आपने तो कोई काम ही नहीं किया है, बिकॉज यू हैवंट डन समथिंग दैट शी वांट्स। ओके। तो फिजिक्स में भी इस तरीके की डिफाइन करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा अलग कहानी है। क्या? तो फिजिक्स में हम बात करते हैं जब भी वर्क डन की, तो हम बात करते हैं कि क्या उसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया है। क्या क्या बॉडी, अगर मैं यहाँ पे हूँ, है ना, ये मैं हूँ इतने खूबसूरत सा, और तुम्हारी मैडम से मिलने के लिए यहाँ जा रहा हूँ मैं। ओके। तो इनसे मिलने के लिए मुझे थोड़ा ना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। जब मान लो ये 5 मीटर ही दूर हैं, अब इनसे मिलने जाना है मुझे, तो 5 मीटर दूर जा चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ओके। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क डन है, तो वो बोलेंगी आए है तुमने मेरे लिए 5 मीटर चल के आए हो, कितना ज़्यादा मेहनत किया मैंने। ओके। तो 5 मीटर चल के आना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या मूव करना है, मुझे थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, थोड़ा ना थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। या मेरा दोस्त मेरा कोई बोल दे ऐसे, ये ले भाई तुझे मैं धक्का मार देना, मेरे ऊपर फोर्स लगाया और मैं गिरता हुआ मैम के पास पहुंच गया, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो, जब भी अगर हम ये एक केस, एक ऐसा बॉक्स ले लें और इसको मैं धक्का मार रहा हूँ। ओके, ये मैं नहीं हूँ, सोच लेना मैं ऐसा ही हूँ जैसा भी हूँ। ओके। तो मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, इसको धक्का मार के कुछ डिस्प्लेसमेंट ले आया इसमें। जब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ले आया इसको किसी पॉइंट तक, मान लो ये 10 मीटर मैंने इसको धक्का मारा, और ये मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों। या सपोज दैट अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पहले फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसमें मैं 10 मीटर तक का धक्का दे पाया। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही यहाँ, तभी वर्क डन होगा। वर्क डन होगा अगर 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 सपोज दैट बच्चा मेरा, कि ये ना ये एकदम ये जो वर्क लिखा हुआ है ना, ये वर्क जो खूबसूरत सा लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि ये एकदम दीवार पे या किसी चीज़ पे, ये पत्थर का पूरा है, पत्थर का बना हुआ है। अब मैं इसको धक्का देने लगा, मैं यहाँ पे ऐसे धक्का लगा रहा हूँ अपने दोनों हाथों के टांगों के ताकत से, है ना। क्या 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 दीवार को मैं धक्का देके मूव करा पाऊंगा क्या? अगर इतना अच्छा ताकत होता तो मेरा नाम क्रेन होता, तो नहीं करवा पाऊंगा। तो मैंने मान लो 100 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया। कितना न्यूटन लगाया फोर्स? 100 न्यूटन फोर्स लगाया। और फोर्स लगा के भी मैंने इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ले पाया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ला पाया। तो मेरा वर्क डन हो जाएगा जीरो। क्योंकि फोर्स हो, वर्क डन होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चाहिए। वर्क डन होने के लिए क्या चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो कंडीशंस क्या क्या हो गए बालक? तो एक तो फोर्स होना चाहिए, है ना, फोर्स होना चाहिए, और साथ के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक। अच्छा। अब कभी कभी ना क्या करेंगे लोग, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा सा, जो कि आप ग्रेड 9 में हो तो आपको ना इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ओके। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जरूर कर देता हूँ आपके लिए, कि बहुत लोग ना क्या करेंगे ना, बहुत लोग ऐसे हीरो बनने के लिए ना, ये माफ़ करना थोड़ा सा यहाँ पे, और मुझे पेन लेना था और ये पेन शायद ले नहीं पाया। ओके। तो क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू, सॉरी, आपका वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा लिख देगा, कोई कोई कॉस थीटा लिख देगा। तो एक्चुअली में ना एफ एस कॉस थीटा ही होता है, बट अभी हमें क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं। हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की या परपेंडिकुलर फोर्स की किसी की बात नहीं करते हम लोग ग्रेड 9 में, क्योंकि भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप करिए, एफ एस कॉस थीटा भी कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ला पाएगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही इसमें डिस्प्लेसमेंट ला पाएगा। बट सीबीएसई में कहीं भी ये नहीं पढ़ना है एफ एस कॉस थीटा, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कहेगा। ठीक है, एफ डॉट एस कहेगा या एफ इंटू एस कह लो, आपके लिए कोई प्रोडक्ट, सीधे आप प्रोडक्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन। जनरली अगर मैं इधर पुश लगा रहा हूँ, ये क्यूब था और इस पर पुश लगाया और इसका मूवमेंट इधर ही हुआ। ठीक है। तो
ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ। ओके, अब सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ पुश लगाया और ये ना उल्टे डायरेक्शन में चला गया, मतलब इधर पुश लगाऊं और ये इधर जा रहा है। फॉर इंस्टेंस समझो जरा, मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने एक पुली का एग्जांपल ले लिया, ये पुली है हमारा। ओके, और पुली में एक तरफ से सामान लटका हुआ है, यहाँ मान लीजिए ये क्यूब लटका हुआ है। ओके, और मैंने इधर से पुल करना चालू किया, इधर से इसको पुल करना डाउन को। जब मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, एफ हमारा इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। ओके, तो फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन कैसा हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव वर्क डन। ओके, ये सारी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ये अगर स्टेटमेंट में लिख दूँ जरा मैं, है ना, इफ द फोर्स एंड displacement is 180 डिग्री अपार्ट, 180 डिग्री अपार्ट, मतलब पूरा एक एक का दिशा ऐसे है, दूसरे का दिशा ऐसे हो जाए, है ना। तो वैसे केस में हमारा नेगेटिव होगा। वर्क डन होने के लिए कंडीशन चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों ही होगा तभी हम वर्क डन कहेंगे। नेगेटिव वर्क डन, अगर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और वर्क डन हो रहा है हमारे इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहा है अपर डायरेक्शन में, वर्क डन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ठीक 180 डिग्री अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा कैसा होगा, वो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। अब देखो भाई, हर किसी में ना काम करने की क्षमता है। तुम में कुछ ज़्यादा क्षमता होगी, मेरे में थोड़ा कम होगी, तो तुम लोग यंग वंग होगा ना, वैसे मैं भी तो यंग ही हूँ, बस थोड़ा सा फास्ट किया हुआ हूँ, या थोड़ा सा कम एनर्जी है शायद, बट कोई नहीं। तो एनर्जी क्या है, इट इज़ डिफाइन एज एबिलिटी टू डू वर्क। कितनी ज़्यादा एबिलिटी है आप में काम करने के लिए। तो हमारे पास ना एक्चुअली ये सबके एक्चुअली ये भी क्या है, ये वर्क डन ही है। ये क्या है, वर्क डन ही है बच्चे, है ना, वर्क डन है। और इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जी हैं, दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो अच्छा, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे देख सकते हो यहाँ पे, साउंड फॉर्म है, हीट फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। बट हम बात करेंगे दो मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में, जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, बट हम अपने आप को इस फिजिक्स के चैप्टर में अपने आप को स्टिक कर रहे हैं मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पे। और मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो kinetic energy. So the object in motion, pull energy can do work, and this is called kinetic energy. जो ना by virtue of its motion क्या कहते हैं, the work done in energy uh, shown by virtue of its motion, हाँ? या मोशन पोजेस एनर्जी दैट कैन डू वर्क, है ना, ऐसा जो एनर्जी है और जो कि काम कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला दोनों ही वर्क डन है, दोनों ही क्या है, वर्क डन है। तो दोनों ही वर्क डन है। और हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो देखिए यहाँ से जब एयर बाहर जा रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमने पहले बलून को ना ऐसा फिल करके इसमें पोटेंशियल भर दिया था। जैसे ये बलून से एयर पीछे की तरफ जा रहा है तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड काइनेटिक। ओके, तो हम डेरिवेशन बात करेंगे, फॉर्मूला की बात करेंगे। तो के ई इक्वल्स टू होता है हाफ एम ई स्क्वायर, हाफ एम ई स्क्वायर। तो लेकिन हमको ये आया कहाँ से, इसको डिराइव करेंगे हम लोग। ओके, तो हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन इक्वल्स टू हमने पढ़ा अभी बच्चे एफ डॉट एस। ओके, एफ डॉट एस,
तो F इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? F इक्वल्स टू होता है ma एंड S इक्वल्स टू, अगर आप याद करो तो आपका बहुत पुराना फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। और यहाँ से अगर मैं S को डिराइव करके लिखूँ तो S इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ ले आते हैं और एस के जगह पे लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्यार से लिखने का, अरे बाबा, है ना। तो यहाँ पे लिखा बेटा ये। तो यहाँ क्या किया, ये ए से ये ए कैंसिल कर दिया बच्चा। और ये जो वर्क डन है इसको हम के ई लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारे के सारे वर्क डन है, बट ये अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। ओके, तो हमारा के ई यहाँ पे देखो बच्चा, 1/2, ये वाला जो 2 है ये आगे आ गया है। ओके, और यहाँ पे बचा एम, और यहाँ पे बचा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कोई बॉडी पहले से ही किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रहा है और उसको हमने एक्सलरेट किया या उसमें किसी ना किसी वजह से एनर्जी आया, तो उसकी फाइनल कुछ वेलोसिटी होएगी। तो जो चेंज उसका वर्क डन हुआ उसकी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, तो वो चेंज इन वर्क डन, तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ओके, तो अगर सपोज दैट इफ यू इज टू जीरो, इनिशियली अगर बॉडी मान लो किसी रेस्ट पे होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और के ई विल बी इक्वल्स टू हाफ एम पी स्क्वायर, और यही हमें डिराइव करना था। हालांकि ये दोनों ही फार्मूला हम ना, यहाँ पे अगर यू जीरो हो तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला डेरिवेशन था। इसके लिए भी यूनिट क्या है बच्चा, यूनिट हमारा जूल ही है। ठीक, डेरिवेशन में हमने बहुत कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा यहाँ से हम मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये एस को सब्स्टिट्यूट किया, एफ को एम ए लिखा, सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया एंड कहानी को ख़त्म किया यहाँ पे। चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है द नेट वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बाय फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो कितना हो रहा है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमने फाइंड किया है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो नेट वर्क डन जो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इससे आपको, और फैक्टर्स क्या क्या है डिपेंड करते हैं काइनेटिक एनर्जीज पे, तो मास, वेलोसिटी और मोमेंटम पे। ओके, आपको एक्चुअल मोमेंटम होता भी क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी है ना, पी इक्वल्स टू एम वी होता है, तो उसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी, माफ करना, तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो हर किसी के पास अपना पोटेंशियल है। लेकिन अब मैं क्या करा कि ये पत्थर जो था ना, यहाँ पे मान लो ये पत्थर पड़ा हुआ था, तो उठा के ले गया मैं, यहाँ पे रखा इस पत्थर को। अब इसमें ना क्या किया हमने, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया, वर्क डन, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना सारा जो वर्क डन किया, तो वो वर्क डन ना इसमें स्टोर्ड हो गया, है ना। अब देखो इसमें ना पोटेंशियल स्टोर हो चुका है, ये वर्क डन इसमें स्टोर हो गया है, ये एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है। तो ये अब इसको जब भी ऐसे वर्क डन जो किया है वो एनर्जी इस फॉर्म में ना, तो अब ये जब जैसे छोड़ोगे तो ये चेंज हो जाएगा, और ये जो सारा पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में, किस फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। एंड एक्चुअली में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको हम बात करेंगे अभी, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। सो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द वर्क डन ऑन इट, है ना, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी करके इसको यहाँ पहुँचा दी। अभी देखो मान लो तुम, सिंपल सिंपल सा बात है कि अगर मान लो तुमको फिफ्थ फ्लोर पे तुम चढ़े, तो फिफ्थ फ्लोर पे चढ़ने के वक्त तुमने क्या किया कि भाई तुमने स्टेयर केस लिया या कुछ भी लिया, ये तो फिफ्थ फ्लोर पे तुम आ गए, और एक बंदा ना लिफ्ट से फिफ्थ फ्लोर पे आया, इसने ज़्यादा वर्क डन किया। जरा ये बताना मुझे तुम लोग, ऐसे स्टेयर केस होता है ना, ऐसे ऐसे फिफ्थ फ्लोर पे चढ़ा, और कोई लिफ्ट लिया फटाफट ऊपर चढ़ गया एक बार में, लिफ्ट से फिफ्थ फ्लोर पे आ गया, तो किस में ज़्यादा वर्क डन होगा? तो एक्चुअली में दोनों का वर्क डन ही सेम होगा।
ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पाथ से नहीं मतलब है, नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, या नेट, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। ओके, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ओके, तो ये वाली बात याद रखेगी, रहेगा आप लोगों को। ओके, तो एनर्जी फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग, आप देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग भी है। एनर्जी पोजेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चेंज ऑफ शेप। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रहा है जब उसका शेप चेंज कर रहे हैं। वो एन एरो ऐसे किया, स्ट्रेच किया, एनर्जी स्टोर हो गया, जैसे छोड़ा बूम, है ना, हॉकाई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जीज में स्टोर हम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैं, ग्रेविटेशनल, केमिकल, न्यूक्लियर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बट हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। अभी कोई ऑब्जेक्ट को ना हाइट पे लिया, मैंने आपको पता है कि सीढ़ी से जाएं या लिफ्ट से जाएं, दोनों ही वर्क डन सेम होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ हाइट से मतलब है। तो हाइट जितना ट्रैवल किया ना, इतना ये स्लैंट हाइट चढ़ो या सीधा हाइट चढ़ो, उसको मतलब है नहीं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी है आपका एम जी एच, और फॉर्मूला होता है एम जी एच का। ओके, ऑब्वियसली, एंड दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन, और वो एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी इज पोज ड्यू टू द बाई वर्टी ऑफ इट्स मोशन, है ना। तो इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि दोनों के दोनों ही वर्क डन हैं। तो एफ डॉट एस लिख देता हूँ मैं। ओके, और एफ को हम यहाँ एम जी लिख सकते हैं, और एस को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम था डेरिवेशन में। एफ इक्वल्स टू एम जी भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, और इतना सिंपल सा ही काम हमें करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिमेन कांस्टेंट। अब देखो, सिंपल सिंपल सा बात है आगे। यहाँ पे वो जो बॉल था, मान लो यहाँ से वो गिरा, तो अगर कंप्लीटली 100% इलास्टिक होगा कोई सरफेस, है ना, और इलास्टिक बॉल, तो ये वापस इस पॉइंट पे बम्प करके पहुंच जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम बॉल गिराते हैं, तो इसमें इसमें जब हम इसको नीचे से उठा के ले गए थे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराया हमने इस बॉल में। और जैसे इसको गिराया हमने, तो इसमें ये काइनेटिक एनर्जी आया। तो जो भी यहाँ मान लो 5 जूल का काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ पे जो जब गिरने से जस्ट पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो 5 जूल का होगा। वो सारा सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी फिर जो साउंड फॉर्म में, हीट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में लूज हो जाएगा, वाइब्रेशंस के फॉर्म में, तभी बॉल यहाँ टिक पाएगा। वरना जितना एनर्जी बचेगा उसके हिसाब से वो थोड़ा रिबाउंड भी करेगा, है ना। फिर उसमें पोटेंशियल स्टोर होएगा। अगर बच गया तो, अगर नहीं बचा तो वो वहीं पे गिर जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल है फ्री फॉलिंग एट हाइट ए, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। अगर मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एम जी एच है। और जब यहाँ पे गिरने वाला होता है, तो यहाँ पे अबाउट टू रीच द ग्राउंड होता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पे जीरो हो जाता है, क्योंकि हाइट ही खत्म हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है यहाँ पे, है ना। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, by the time it hit the ground, it had a kinetic energy that is half mv square. Therefore, energy get transformed from potential to kinetic, while the total energy remains same or conserved. Okay, तो ये सिंपल सिंपल सी ही बातें करनी थी। उसके बाद हम बात करने हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं, जो कि हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर। ओके, तो 1 किलो वाट, पहले तो आप 1 किलो वाट समझ लेते हैं। 1 किलो वाट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट। ओके, और 1000 वाट, और हम 1 किलो वाट, इतना जूल को हम बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी। और जिसका बिल पे करते हो, या आप 4 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, जो भी पे करते हो, पर यूनिट बिल पे करते हो आप। ओके,
तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। ओके, तो 1 किलो वॉट एन आर, ठीक है, ये आर है पर में नहीं है, तो 1 into 1000, ओके, एंड इनटू 3600 एंड 3600। तो इसको जब आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखोगे, 3 into 10 to the power 6 जूल, ओके, ठीक है, 10 to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी, है ना। इसको आप जूल के फॉर्म में लिखना चाहो या वाट के फॉर्म में लिखना चाहो या यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहो, ये आपका आपका डिसीजन है कैसे लिखना चाहते हो। और यहाँ पे हमारा स्लाइड एंड होता है। और मैं कहना चाहूँगा आपको थैंक यू अगर आप यहाँ तक आए हैं। और है ना, थैंक यू का स्पेलिंग गलत हो रहा बता दो यार। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गिव अ बिग स्माइली, कमेंट में लाइक करिए और सब्सक्राइब करना है कीजिए, प्यार करना है कीजिए, और डाउट्स करना है तो डाउट्स कीजिए, है ना, क्योंकि डाउट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे हर एक सेक्शंस के लिए, क्योंकि हमने सारी बातें तो की हैं बट न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं किया। तो हर एक सेक्शन के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। तब तक मैं निकलता हूँ। मनु कुमार, जय हिंद, जय भारत।